शाम ढल रही थी, पहाड़ों के पीछे सूरज की किरणें मध्यम हो रही थीं और गांव की कच्ची गलियों में हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। इसी गांव के एक कच्चे मकान में दो औरतें और उनके बेटे एक छोटे से सह में बैठे थे। ये कहानी है अहमद और फैजान की, दो सौतेले भाई मगर देखने में ऐसे जैसे जोवा। अहमद बड़ी बीवी जीनत का बेटा था और फैजान दूसरी बीवी सलम का। हैरत की बात यह थी कि न सिर्फ दोनों के चेहरे एक जैसे थे बल्कि बोलने का अंदाज, चलने की रफ्तार और मुस्कुराहट तक एक जैसी थी। गांव वाले अक्सर पहचान न पाते कि कौन अहमद है और कौन फैजान, लेकिन जो चीज उनके चेहरों से ज्यादा मलती थी वो उनके दिल थे। दोनों में बेहद मोहब्बत थी। खेल कूद, भेड़ें चराना, घर के काम, सब कुछ इकट्ठे करते। उनके वालिद एक ईमानदार और मेहनती शख्स थे जिनकी वजह से घर में खुशहाली कायम थी। माओं के दरमियान कभी कभार इख्तिलाफ जरूर होता मगर बच्चे अपनी मोहब्बत से माहौल को संभाल लेते। मगर तकदीर का खेल कुछ और ही था। एक दिन अचानक उनके वालिद का इंतकाल हो गया। घर पर गम और परेशानी के बादल छा गए। रोजी का सहारा खत्म हो चुका था और अब दोनों माओं को ही घर का बोझ उठाना था। वो गांव में लकड़ी की टोकरियां बनाकर जित और जो मिलता इसी में गुजारा करती। कुछ अरसे बाद अहमद की मां जीनत लंबी बीमारी के बाद दुनिया से चली गई। अहमद अब मुकम्मल यतीम हो चुका था। फैजान की मां सलम ने इब्तिदा में अहमद से भी अपने बेटे जैसा सलूक किया मगर वक्त गुजरने के साथ फर्क नुमाया होने लगा। वक्त के साथ साथ सलम का रवैया बदलने लगा। फैजान को हमेशा नरम और गर्म रोटियां मिलतें जिन पर घी लगा होता, जबकि अहमद को बासी, सख्त और खुश्क रोटी दी जाती। फैजान के कपड़े साफ सुथरे और नए होते मगर अहमद के कपड़ों पर धूल, पैबंद और पुरानी बोसीदगी नुमाया थी। अहमद एक हसास और समझदार लड़का था। वो सब महसूस करता लेकिन कभी जुबान से शिकायत ना करता। रात को अपने बिस्तर पर लेटकर अक्सर सोचता, क्या मैं इस घर का हिस्सा नहीं? क्या मां की मोहब्बत सिर्फ फैजान के लिए है? लेकिन अहमद के दिल में फैजान के लिए मोहब्बत इतनी गहरी थी कि इसने कभी इसे कसूरवार न ठहराया। एक दिन दोनों भाई अपनी भेड़ें चरा रहे थे। दोपहर को सूरज की तपिश बढ़ गई तो वो एक पुराने कुएं के पास बैठ गए। फैजान ने अपनी थैली से ताज़ा खुशबूदार घी वाली रोटी निकाली और अहमद ने अपनी बासी और खुश्क रोटी निकाली। अहमद ने मुस्करा कर कहा, फैजान भाई, एक खेल खेले? फैजान ने हंस कर पूछा, कैसा खेल? अहमद ने कहा, हम दोनों अपनी रोटी का एक टुकड़ा कुएं में फेंकते हैं, देखते हैं क्या होता है। फैजान को यह अजीब सा लगा मगर वो मान गया। दोनों ने अपनी अपनी रोटी का टुकड़ा कुएं में डाला। अहमद की रोटी पानी पर तैरने लगी जबकि फैजान की नरम घी वाली रोटी फौरन डूब गई। अहमद ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ नम आंखों से कहा, देखा भाई, तुम्हारी रोटी दिल की गहराई में गई क्योंकि मां तुमसे मोहब्बत करती है। मेरी रोटी तीर गई क्योंकि मेरे लिए मां के दिल में कोई गहराई नहीं। फैजान का दिल भर आया। इसने फौरन कहा, ऐसा मत कहो अहमद, मां हम दोनों से बराबर मोहब्बत करती है। अहमद ने नरमी से कहा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं लेकिन अब मेरे दिल में खला बढ़ता जा रहा है। शायद मैं इस घर में मजीद ना रह सकूं। फैजान ने रोते हुए कहा, नहीं भाई मत जाओ, मैं मां से बात करूंगा, वो जरूर बदल जाएगी। अहमद ने इस बार खामोशी इख्तियार की और कुछ दिन और घर में रुक गया। मगर वक्त के साथ सलम के रवैये में कोई खास फर्क ना आया। अब दोनों भाई जवान हो चुके थे मगर अहमद के दिल में घर छोड़ने की ख्वाहिश दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन वो फैजान को दोबारा इसी पुराने कुएं के पास ले आया। अहमद ने कहा, भाई मैं जा रहा हूं, इस कुएं के पास ये दरख्त लगा रहा हूं। अगर उसके पत्ते हमेशा हरे रहें तो समझना मैं खैरियत से हूं, लेकिन अगर पत्ते जर्द होने लगें, गिरने लगें तो जान लेना कि मैं किसी मुसीबत में हूं। फैजान की आंखों से आंसू बह निकले। इसने भाई को गिले लगाकर कहा, अल्लाह करे तुम जहां भी जाओ खुश रहो। अहमद ने अपना एक छोटा सा थैला, चंद कपड़े और एक पुराना घोड़ा लिया और गांव की तरफ पीठ करके निकल पड़ा। फैजान पीछे खड़ा हाथ हिलाता रहा मगर अहमद ने एक बार भी मोड़ कर ना देखा। अहमद जब अपने गांव की हद से बाहर निकला तो दोपहर का सूरज आसमान के बीचों बीच था। घोड़ा धीरे धीरे चल रहा था और अहमद के दिल में एक अज़्म की लहर थी।
पीछे गांव भाई और बचपन की यादें धुंधली हो रही थीं, मगर उम्मीद रोशन थी। कई दिन तक वो सफर करता रहा। जंगल, पहाड़, तंग वादियां। कभी बारिश में भीगा, कभी धूप में जला, कभी भूखा, कभी थका हुआ, मगर इसने कदम ना रोके। एक दिन वो एक खुश्क मैदान में पहुंचा जहां एक चरवाहा अपनी भेड़ें चुराता नजर आया। जमीन पर ना घास थी ना साया। अहमद घोड़े से उतरा और पूछा, भाई तुम अपनी भेड़ें इस सूखी जमीन पर क्यों चुराते हो? सामने वो सब्ज मैदान है जहां घास की भरमार है। चरवाहे ने आह भरते हुए कहा, वो सब्ज मैदान भेड़ियों का ठिकाना है। उनका सरदार खतरनाक और चालाक है। जो वहां गया वापस नहीं आया। अहमद ने सोचते हुए कहा, अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो क्या तुम तैयार हो? चरवाहा हैरान होकर बोला, तुम अकेले? ये तो खुदकुशी है। अहमद मुस्करा कर बोला, कभी कभी अक्ल और नियत तलवार से ज्यादा ताकतवर होती है। फिर इसने एक तरकीब बताई, हम एक गड़ा खोदेंगे, इसमें गोश्त रखेंगे और ऊपर जाल बांधेंगे। जैसे ही भेड़िए आएंगे हम जाल गिराकर उन्हें खत्म कर देंगे। अगले दिन दोनों ने मेहनत शुरू की। शाम तक गड़ा और जाल तैयार हो गया। गोश्त रखा गया और वो एक दरख्त के पीछे छप गए। सूरज गुरूब होते ही भेड़ियों का गौल आया। सरदार सबसे आगे था। जैसे ही वो गड़े में कूदे, अहमद ने रस्सी खींची और जाल गिरा दिया। फिर दोनों ने मिलकर लड़ते हुए तमाम भेड़ियों का खात्मा कर दिया। चरवाहे ने खुश होकर कहा, तुमने मेरी जान और मेरे रेवड़ को बचा लिया। अहमद ने मुस्करा कर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये खुशी काफी है कि मैंने मदद की। चंद दिनों बाद अहमद का सफर इसे एक बड़े और खूबसूरत गांव में ले आया। यहां रंग बरंगे बाजार और ऊंची इमारतें थीं, मगर फिजा में अजीब सा सुकूत और खौफ छाया हुआ था। लोग जल्दी जल्दी दुकानें बंद कर रहे थे और उनके चेहरों पर उदासी थी। कुनवे के पास एक लड़की मिट्टी का घड़ा लिए बैठी थी। इसके चेहरे पर गम के साए थे। अहमद ने नरमी से पूछा, बहन ये गांव इतना हुसैन है लेकिन लोग इतने परेशान क्यों हैं? लड़की ने चौंक कर देखा और आहिस्ता से कहा, मेरा नाम मरियम है। ये गांव एक जालिम डाकू सरदार बिलाल के कब्जे में है। वो हर हफ्ते आता है, बाजार लूट लेता है और जो मुखालफत करे इसे मार देता है। आज शाम वो फिर आएगा। अहमद ने पुरज़्म लहजे में कहा, क्या किसी ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई? मरियम ने तल्ख मुस्कुराहट के साथ कहा, हमने कोशिश की लेकिन वो हथियारों से लैस हैं और हम सिर्फ खामोशी से जीते हैं। अहमद ने कहा, मुझे गांव के किसी बुजुर्ग के पास ले चलो। वो इसे गांव के अक्लमंद बुजुर्ग बाबा सादिक के पास ले गई। बाबा सादिक ने कहा, बेटा बिलाल की सबसे बड़ी कमजोरी इसका लालच है। अगर हम इसी में इसे फंसा लें तो कामयाब हो सकते हैं। अहमद की आंखों में चमक आ गई। इसने गांव के भरोसेमंद लोगों को जमा किया और एक मंसूबा बनाया। हम एक झूठा खजाना बनाएंगे, कीमती पत्थरों जैसा, और अफवाह फैलाएंगे कि बाजार के नीचे खजाना दफन है। बिलाल जरूर लालच में आएगा और हम उसे वहीं पकड़ लेंगे। अगले दिन बाजार के बीच एक जाली तहखाना बनाया गया। पत्थरों को सोने की शक्ल देकर रखा गया और गांव में खबर फैल गई। शाम ढलते ही बिलाल और उसके आदमी बाजार में दाखिल हुए। एक बच्चे के इशारे पर वो तहखाने में उतर गए। जैसे ही सब अंदर पहुंचे, अहमद और साथियों ने दरवाजा बंद करके लोहे की सलाखें लगा दी। फिर ऊपर से पानी डाला जिससे नीचे फिसलन हो गई और डाकू बेबस हो गए। अहमद ने जोर से कहा, बिलाल, ये खजाना अब तुम्हारे लिए कैद बन गया है। बिलाखिर बिलाल ने हथियार डाल दिए और वदा किया कि वो कभी गांव का रुख नहीं करेगा। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई, चरागा हुआ और सब ने अहमद की बहादुरी की तारीफ की। बाबा सादिक ने गांव के सब लोगों को जमा किया और ऐलान किया, हम चाहते हैं कि अहमद यहीं हमारे साथ रहे। गांव के सरदार ने अहमद को अपने महल में बुलाया और कहा, बेटा तुम ना सिर्फ बहादुर हो बल्कि अक्लमंद भी। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बेटी मरियम से शादी करो। अहमद ने मरियम की सादगी, हौसला और अक्ल याद की और आहिस्ता से कहा, अगर ये मरियम की मर्जी है तो मैं कबूल करता हूं। मरियम ने नजरें झुकाकर हां कर दी। 7 दिन तक गांव में खुशियां मनाई गईं।
احمد اور مریم کی شادی ہوئی۔ محل میں احمد کو وہ عزت ملی جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ وہ گاؤں کا محافظ اور لوگوں کا ہیرو بن چکا تھا، لیکن اس کے دل میں ایک اور نام گونج رہا تھا، فیضان۔ احمد اکثر رات کو کنویں کے پاس جا کر سوچتا کہ اس نے جو درخت لگایا تھا کیا وہ اب بھی ہرا بھرا ہے۔ پھر ایک دن سردار نے احمد کو شکار پر جانے سے پہلے خبردار کیا، پہاڑی کے اس پار مت جانا، وہاں ایک جادوگر رہتا ہے جو اپنے جادو سے انسانوں اور جانوروں کو پتھر بنا دیتا ہے۔ احمد نے وعدہ کیا، مگر تجسس نے اسے وہاں لے ہی گیا۔ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر ایک خوفناک غار اس کے سامنے آئی۔ وہاں سے ایک سیاہ چادر اڑائے جھریوں والے چہرے اور سرخ آنکھوں والا جادوگر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چمکتی ہوئی چھڑی تھی۔ جادوگر نے جادو کیا اور احمد کا جسم سن ہو گیا، وہ زمین پر گر پڑا۔ ادھر فیضان روزانہ کنویں کے پاس بیٹھ کر درخت کو دیکھتا تھا۔ ایک صبح اس نے دیکھا کہ پتے زرد ہو رہے ہیں اور گرنے لگے ہیں۔ وہ چیخا، بھائی مصیبت میں ہے۔ فیضان فوراً گھوڑا لے کر نکلا۔ سفر کے دوران ایک چرواہے سے ملا، پھر احمد کے گاؤں پہنچا۔ مریم اور سردار نے بتایا کہ احمد جادوگر کے پاس گیا ہے۔ فیضان نے فیصلہ کیا کہ وہ اکیلا ہی اسے بچائے گا۔ بابا صادق نے بتایا کہ جادوگر کا جادو ایک خاص جڑی بوٹی سے ٹوٹ سکتا ہے۔ گاؤں والے اکٹھے ہوئے، جڑی بوٹیاں جمع کی اور ان کا دھواں پہاڑ کے گرد چھوڑ دیا۔ جادوگر بے ہوش ہو گیا اور فیضان نے موقع پا کر اسے ختم کر دیا۔ اس نے احمد کو نیم بے ہوشی میں پایا، اٹھایا اور گاؤں واپس لے آیا۔ چند دنوں کے علاج کے بعد احمد آنکھیں کھول کر بولا، تم آ گئے۔ فیضان نے کہا، میں نے وعدہ کیا تھا تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ احمد کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ درخت نے سچ بتایا تھا۔ پتوں کی زردی بھائی کو بلا لائی تھی۔ کچھ دن بعد احمد بالکل ٹھیک ہو گیا۔ دونوں بھائی گاؤں کے ہیرو بن گئے۔ آخرکار وہ اپنے پرانے گاؤں لوٹے۔ چرواہے نے احمد کی وہ 3 بھیڑیں واپس کیں جو اب درجنوں میں بدل چکی تھی۔ انہوں نے نیا گھر بنایا اور سلم کو بھی بلا لیا جو اپنی غلطی مان چکی تھی۔ یوں احمد، مریم، فیضان، سردار، بابا صادق اور چرواہا سب ایک خاندان کی طرح زندگی گزارنے لگے۔ یہ کہانی ہمیشہ یاد دلاتی ہے کہ سچی محبت اور بھائی چارہ ہر فاصلے اور مصیبت کو جیت سکتا ہے۔